अब दो रूल्स तो हमने अच्छे से समझ लिए हैं। अब बारी है थर्ड रूल की। ठीक है। रूल नंबर 3 के बारे में इतनी सी बात जानो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रूल नंबर 3 एक ऐसा रूल है इस चैप्टर के लिए जो एक तरह से ये मान लो कि चैप्टर की सोल है। अगर तुम रूल नंबर 3 को ठीक से समझ गए तो समझ लो कि तुम्हें चैप्टर समझ में आ गया। और अगर किसी ने ये रूल ठीक से नहीं समझा तो समझना कि उसे चैप्टर कर तो लेगा वो, लेकिन वो ऊपर ऊपर से ही उसकी एक तरह से गहराई होगी, है ना। तो अगर बहुत अच्छे से प्रोफाइल प्रोफाउंड लेवल पे जाकर के इस चैप्टर को समझना है तो तीसरा रूल बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, थोड़ा समय लेंगे हम इस रूल को समझने में। तो टॉपिक्स हमारे इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो ए एन के मीनिंग डिस्कस करेंगे, और ये डिस्कस करेंगे कि ए एन को ही हम इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं और द को ही हम डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि भाई हम ए एन को डेफिनिट कहते हैं द को इंडेफिनिट कहते हैं, ऐसा क्यों नहीं। इस चीज़ को डिस्कस करने का टाइम है आज के लेक्चर में इसमें। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ए और एन का मीनिंग पहले डिटेल में समझो और द का मीनिंग पहले डिटेल में समझो। अगर इनके मीनिंग डिटेल में समझोगे तो बहुत काम आसान हो जाएगा। जैसे देखो, ए एन का मीनिंग क्या क्या होता है ये तुम्हें मैंने रूल नंबर 2 में बता ही दिया है कि ए और एन का मीनिंग होता है एक, कोई, किसी, प्रति, प्रत्येक। डिटेल में लिखते रहना इसको साथ साथ, है ना। ये रूल थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। पिछले रूल में तो हमने इसको केवल प्रत्येक तक लिखा था, अब हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और इनके इंग्लिश मीनिंग लिख लेते हैं। जैसे कि कोई के लिए सम या एनी, कई बार सम और कई बार एनी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और प्रति के लिए हम कई बार पर वर्ड के लिए यूज़ करते हैं। ईच और एवरी वर्ड के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, है ना। अब जो खास जानने वाली बात इसमें है वो यहाँ पर मैं लिखता हूँ। पहले द के बारे में भी कुछ ऐसा लिख लेते हैं। द का क्या मीनिंग होता है। देखो, कभी कभी तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता। ये बात तुम ध्यान से देखना, इसे मैं डैश से शो कर रहा हूँ, है ना। हल्का सा डैश लगा दिया ताकि तुम्हें पता लगे। कभी कभी हम इसका कोई भी मीनिंग नहीं देते, जैसे द बॉय, लड़का, है ना, ऐसे बोल देते हैं। और कभी कभी इसका मीनिंग क्या होता है, यह, वह, ये, वो, इस, उस, है ना। इस तरह की जो सेंटेंस में वर्ड आते हैं, जैसे यह लड़का, और या फिर ये लड़का, या फिर इस लड़के को ये चीज चाहिए, है ना। इस लड़के को हम बोल देते हैं, ये सब एक ही वर्ड है। ऐसे ही वह लड़का, वो लड़का, या उस लड़के को ये चीज देनी है ना। इस तरीके से ये वर्ड होता है। अब इसे मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। कहने का मतलब यह हो, ये हो, या इस हो, इसको तुम इंग्लिश में दिस कहते हो, है ना। ये बात समझ में आई कि जो दिस वर्ड होता है उसके लिए भी हम द का यूज करते हैं। क्यों करते हैं इसको डिटेल में हम अभी समझेंगे अच्छे से। ठीक, एक चीज और देखो। जैसे वह है, वो है, उस है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं। इसके लिए हम दैट यूज करते हैं इंग्लिश में, है ना। इन वर्ड को इंग्लिश में हम दैट कहते हैं, जैसे दैट बॉय, है ना। तो दैट के लिए भी हम द का यूज कर सकते हैं। ठीक, अच्छा। अब इसके बाद आता है और क्या क्या इसके मीनिंग होता है। जैसे हमने ऊपर अभी देखा था कि कोई जो है ये क्या होता है, समयानी होता है। इंग्लिश में जो कोई या किसी होता है इसको हम हिंदी में समयानी बोलते हैं। जो आपका प्रति होता है, प्रति को हम क्या बोलते हैं, प्रति को हम पर बोलते हैं। जो आपका प्रत्येक होता है, हर एक होता है, इसको हम ईच या एवरी बोलते हैं। ठीक है। अब अगली जो चीज है वो नोट करने लायक है। नोट करने लायक ये है कि कोई भी ऐसी चीज जिसका सेंटेंस में या फ्रेज में या पैराग्राफ में कहीं पर भी पहली बार जिक्र हुआ हो, ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है, इसे साथ साथ उतारना है। यहां पर लिखोगे मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम का मतलब पहली बार जिसको मेंशन किया गया हो, पहली बार जिसका जिक्र किया गया हो। एक तो ये चीज। अब जब चीज का जिक्र पहली बार किया गया हो तो वहां पर तो आ गया ए आई। अब इसका उल्टा करेंगे हम, मेंशन्ड बिफोर। दैट मीन्स कि ऐसी कोई भी चीज जिसका पहले से जिक्र किया जा चुका हो, है ना। इसके बाद अलग चीज जो हमें नोट करनी है वो क्या है, कोई भी अनजान चीज तुम्हारे लिए होगी जो तुम्हारे जान पहचान में ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अननोन थिंग कहते हैं। दैट मीन्स किसी भी अननोन चीज के लिए हम किसका यूज करेंगे, हम करेंगे वहां पर ए एन का यूज हमेशा।
और जैसे अननोन का अपोजिट करते हैं नोन थिंग, कोई भी जानी पहचानी या स्पेशल चीज होगी तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। लास्ट थिंग जो द में होती है वो होती है कोई भी यूनिक चीज, कोई भी यूनिक थिंग होगी उसके लिए हम द का यूज करते हैं। यूनिक में बहुत सारी चीजें आती हैं, यूनिक को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। यूनिक में बहुत सारी, जैसे कोई भी खास चीज हो, जैसे लंबी दूरी की ट्रेनें हुई, एयरप्लेन्स हुए, न्यूज़पेपर के नाम हुए, नदियों के नाम हुए, समुद्र के नाम हुए, खास किताबों के नाम हुए, खास बिल्डिंग्स के नाम हुए। तो कोई भी खास या स्पेशल चीज जो अपने आप में एक है, अनोखी है, उसी चीज को हम यूनिक कहते हैं। इसमें लगभग सभी स्पेशल चीजें आ गई है ना। तो यूनिक चीज जो होती है ये वो होती है जैसे ताजमहल है या कोई देश वगैरह या कोई कंट्री वगैरह होता है, ये सब इसमें कवर हो जाता है। डन। अब आगे बढ़ते हैं इस रूल को समझने की तरफ। हमारा जो मेन फोकस इसमें रहेगा, देखो ए एन के जो मीनिंग थे, एक कोई किसी प्रति प्रत्येक, ये तो हम समझ चुके हैं पहले। अब एक तो द के मीनिंग को समझना हमारा मेन टारगेट है। और ये जो चीज हमने यहाँ पर लिखी है, कौन सी चीज लिखी है, एक तो मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम और एक अननोन थिंग, एक है मेंशन्ड बिफोर और एक है नोन थिंग। ये सब चीजों को समझना हमारा मेन टारगेट है, ठीक। अब ध्यान से देखना, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, फॉर इंस्टेंस, हम यहाँ पर इंस्टेंस लिखते हैं। कोई इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल होता है, पेपर में पूछा जा चुका है कि इंस्टेंस का मीनिंग क्या होता है। इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इस रूल को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल कहता है कि यहाँ स्टार्टिंग में एक ब्लैंक ले लेते हैं और फिर लिखते हैं यहाँ पर बैगर केम टू माई हाउस, और इसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, फिर आई गेव अ फाइवर। फाइवर का मतलब होता है 5 रुपए। आई गेव अ फाइवर टू, और इसके बाद फिर से ब्लैंक और फिर आता है बैगर, ठीक है। ये तो हुआ तुम्हारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल से समझो। इसी के थ्रू, इन्हीं एग्जाम्पल्स के थ्रू हम ये भी समझेंगे कि हम ए एन को ही इनडेफिनिट क्यों कहते हैं और द को ही डेफिनिट क्यों कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझो, जैसे आई फाउंड पर्स लास्ट नाइट। कल मुझे एक पर्स मिला, कल रात मुझे एक पर्स मिला, और उस पर्स में कंटेन्ड क्या, पर्स में सपोज करो 1,000 रुपये मुझे मिले, है ना। एक एग्जाम्पल हो गया। एक सेंटेंस हम लिखते हैं, एग्जाम्पल कोई लिखते हैं, हम किसी स्कूल का नाम ले लेते हैं, जैसे कि इज देयर is there school nearby, named, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम हम लिख देते हैं, अगर हम ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड वगैरह जो रन होता है सेंट के नाम से, सेंट को हम संत कहते हैं, सेंट या जो भी होगा तो वो नाम यहाँ पर लिख देते हैं, वो देख लेना कोई भी स्कूल का नाम होगा, ठीक है। और इसके रिप्लाई में आता है कि हाँ यस देयर इज स्कूल नियर बाय एंड स्कूल is 500 meters from here, फ्रॉम हियर, यहाँ से 500 मीटर पर है ना। आप ये बातें बोलते हो, ठीक। अब ध्यान से सुनना और समझना इस एग्जाम्पल को। पहले वाले एग्जाम्पल से देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं।
हम कहना चाह रहे हैं केम टू माई हाउस, बैगर केम टू माई हाउस, मेरे घर पर एक भिखारी आया। सेंटेंस की हिंदी ध्यान से सुनना, मेरे घर पर एक भिखारी आया। यहाँ पर ऑटोमेटिक फ्लो एक का है, और एक कोई किसी प्रति या प्रत्येक जो वर्ड आता है वो कहाँ पर आता है, हमेशा ए एन का फ्लो देकर के जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा अ बैगर। ये बात हम पिछले रूल में कर भी चुके हैं, तुम्हें पता भी लग गया होगा। अब ध्यान से सुनना, आई गेव अ फाइवर टू बैगर, और मैंने उस बैगर को, यहाँ पर हिंदी ध्यान से देखो, मैंने उस बैगर को, उस भिखारी को क्या दिया, एक 5 रुपए का नोट दे दिया, 5 रुपए का सिक्का दे दिया, है ना, कुछ भी बोल दिया। फाइवर का मतलब 5 से संबंधित कोई चीज है, ठीक। तो मैंने उसे एक फाइवर दिया। अब उसे या उसका सेंस आ रहा है। अब यहाँ पर देखो रूल में मैंने क्या लिखा है, कोई भी पैराग्राफ ले लेना, कोई भी आर्टिकल ले लेना, किसी भी जगह पर चले जाना, वहां पर ध्यान देना, मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब भी कोई चीज पहली बार जिक्र होगी तो हमेशा वहां पर एक कोई किसी प्रति या प्रत्येक का अर्थ आएगा, और जब भी ये अर्थ आता है तो ए एन का सेंस आता है, ठीक है। और जब भी किसी चीज में यह वह ये वो या इस उसका सेंस आए, या दूसरे शब्दों में कहूं, कोई चीज पहली बार जब जिक्र हो चुकी हो, जैसे पूरा पैराग्राफ आप क्लोज टेस्ट भर रहे हैं या फिर कहीं पर भी जा रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो वहां पर बीच में द आ रहा है किसी ऐसे वर्ड से पहले जिसका जिक्र एक बार पहले हो चुका है उसी पैसेज में या उसी आर्टिकल में, तो वहां पर तुम नोटिस करोगे कि उसका ऑटोमेटिक सेंस जब भी हिंदी निकालोगे तो यही आएगा निकल के, यह वह ये वो वगैरह, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, मैंने उस भिखारी को, मैंने एक भिखारी को नहीं बोलोगे, अब क्या बोलोगे, मैंने उस भिखारी को क्या दिया है, 5 रुपए दिए हैं, है ना, या 5 से रिलेटेड कुछ भी चीज दी है। तो ऐसे केस में क्या आ गया, जब यह वह ये वो का अर्थ आ गया, तो यहाँ पर मेंशन्ड बिफोर के केस में हम हमेशा क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ये बात रट लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा द, आई गेव अ फाइवर टू द बैगर, मैंने उस भिखारी को 5 रुपए दिए। आगे की चीज समझो, अगले एग्जाम्पल से देखो, कल रात मुझे आई फाउंड पर्स लास्ट नाइट, मुझे कल रात एक पर्स मिला। तुम्हारी ऑटोमेटिक फ्लुएंसी तुम्हें कहेगी कि यार यहाँ पर तो एक की फ्लुएंसी आ रही है। अब एक की फ्लुएंसी किससे पूरी करोगे, एक की फ्लुएंसी तो ए से होगी, क्योंकि एक, कोई, किसी, प्रति, प्रत्येक, ये सब फ्लुएंसीज जो है ए से कवर हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, अगला है पर्स कंटेन्ड ₹1000, उस पर्स में 1000 रुपए थे। देखो ध्यान से सुनना, यही अर्थ निकल के आएगा, यह वह ये वो इस उस वगैरह। जब भी कोई चीज पहले से जिक्र हो जाएगी और उसका जिक्र दोबारा से जिक्र होगा, या फिर ऐसे कह देंगे हम जिसका जिक्र पहले से हो चुका होगा, उसमें ऑटोमेटिक अर्थ ही यह वह ये वो का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, द लगा देंगे ऑटोमेटिक। अब ध्यान से सुनो अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल क्या कहता है, इज देयर स्कूल नियर बाय नेम्ड सेंट फ्रांसिस, या कुछ भी बोल देते हैं। क्या यहाँ पर कोई स्कूल है पास में, क्या यहाँ पर कोई स्कूल है जिसका नाम ये हो। अब यहाँ पर तुमने एक पर्सन से क्वेश्चन पूछा है कि हाँ ऐसा कोई स्कूल है क्या। अब जब तुम पूछ रहे हो तो तुम्हें ऐसी फीलिंग नहीं आ रही जैसे तुम इस चीज को थोड़ा सा अनजान सा फील कर रहे हो, कुछ भी हो, खैर अनजान या कुछ भी। तो ये बात देखो, फ्रेज या वर्ड का पहली बार आर्टिकल में या पैराग्राफ में या सेंटेंस में जिक्र हुआ है, तो पहली बार जिक्र करोगे तो ऑटोमेटिक सेंस एक कोई किसी का आएगा। ऐसे में क्या करोगे, ए आई एन लगा देना। इज देयर अ स्कूल, क्या यहाँ पर कोई स्कूल है पास में इस नाम का। अब आप आंसर क्या करते हैं, यस देयर स्कूल, हाँ ऐसा एक स्कूल है। यहाँ पर तुम क्या कहना चाह रहे हो, ऐसा एक स्कूल है। अब एक का अर्थ आते हैं तो तुम ए लगा दो, और ये जो स्कूल है, यह स्कूल या वो स्कूल, यह बोल लो वह बोल लो, बात एक ही है। ये स्कूल या वो स्कूल जो है 500 मीटर है, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है ना। यहाँ पर एक हम प्रीपोजिशन भी लिख देते हैं, 500 मीटर्स अवे फ्रॉम हियर, 500 मीटर दूर है यहाँ से। तो यह स्कूल या वो स्कूल का सेंस जब आ जाता है तो तुम क्या करोगे, यह के लिए दिस लगाओगे या दैट लगाओगे या फिर सिंपल द लगा दोगे, है ना। ऐसे केस में हम द लगाते हैं जहां पर हमें अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी अच्छी करनी हो, या फिर अर्थ तो दिस दैट का आ रहा हो और ऑप्शन में हमारे पास दिस दैट ना हो लेकिन द ऑप्शन में हो, तो हम वहां बेझिझक द को चुनेंगे। अब यहाँ पर तुम एक बात समझो, जब तुम ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या यहाँ पर कोई स्कूल है, तो ऐसे केस में तुम खुद कहोगे कि ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हमारे लिए ये चीज अनजान है। और जब तुम ये कह रहे हो कि भाई यार ये तो स्कूल जो है यहीं पास में ही है, इतनी दूरी पर है, तो तुम्हें फील होगा कि यार ये तो बिल्कुल जानी पहचानी चीज का सेंस आ रहा है। यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, जब भी कोई चीज तुम्हारे लिए अननोन होगी, अनजान चीज होगी, वो इसी चीज में प्रूफ हो चुका है सेंटेंस में,
जब भी कोई अनजान चीज होती है या पहली बार जिक्र होता है तो वहां पर तुम क्या लगाओगे, ए या एन का प्रयोग करोगे। और जब भी कोई चीज जानी पहचानी हो, नॉन थिंग हो, जैसे ये स्कूल तो यहीं पर है, जानी पहचानी का सेंस आ गया, तो ऐसे करते ही यह वह इस उसका अर्थ आते ही हम वहां पर द लगाएंगे। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। जैसे एक दो एग्जाम्पल और समझो। जैसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कहता है आई बोट अम्ब्रेला यस्टरडे। एक तो सेंटेंस है भाई ये, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल कहता है टेक अम्ब्रेला with you which you bought yesterday। अब दोनों सेंटेंस की हिंदी जो है थोड़ी सी चेंज हो गई, और थोड़ी सी चेंज होने की वजह से इसमें आर्टिकल का चेंज हो गया। समझो कैसे हुआ, देखो ध्यान से। पहला सेंटेंस कहता है मैंने कल एक अम्ब्रेला खरीदा, तो यहाँ पर एक का अर्थ आया, एक का अर्थ आते ही कोई किसी का अर्थ आता ही ए एन आएगा, तो ठीक है आपने एन लगा दिया। दूसरा सेंटेंस कहता है अब अपने साथ वो अम्ब्रेला ले जाना विच यू बोट यस्टरडे, जो तुमने कल खरीदा था। अब ये तुम्हें सेंटेंस पढ़ के ऐसा सेंस आएगा जैसे कोई जानी पहचानी चीज है या पहले से जिक्र हो चुका है चीज का कहीं, ठीक। तो वो का सेंस आ रहा है अपने साथ वो अम्ब्रेला ले जाना या अपने साथ वह अम्ब्रेला ले जाना, तो जाने पहचाने का सेंस आ रहा है। इसी वजह से तुम यहाँ पर भूल करके भी एन लगाने की गलती मत करना, यहाँ पर द आएगा। अब ऐसे में अगर बच्चों ने ये चीज ठीक से ना समझी हो कि यार हाँ ये है वह है ये वो के लिए तो द आता है, तो ऐसे में क्या होता है वो टीचर्स को ब्लेम करते हैं या फिर अदर चीजों को ब्लेम करते हैं कि यार मेरा तो क्वेश्चन सही था, अम्ब्रेला से पहले तो एन ही आता है, हमें तो एन ही पढ़ाया गया तो वो गलत हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं है, रूल को ठीक से समझोगे। मैं फिर से कहता हूँ, मैं पहले भी बताया है और फिर से बता रहा हूँ कि ये जो रूल है ये इस पूरे के पूरे चैप्टर की सोल है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर तुमने ये वाला रूल समझ लिया तो समझ लो चैप्टर कंट्रोल में आ गया, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी चीज का पहली बार जिक्र होगा तो वहां पर ए एन आएगा, या फिर अननोन चीज का जिक्र होगा, अनजानी चीज का फीलिंग आएगी तो वहां पर ए एन आएगा। कोई भी चीज अगर जानी पहचानी होगी, नॉन थिंग होगी या पहले से जिसका जिक्र हो चुका होगा, वहां पर यह वह ये वो वगैरह का सेंस आएगा, वहां ऑटोमेटिकली द आएगा। जहां पर दिस दैट ऑप्शन में ना हो और यह वह का सेंस आ रहा है वहां भी द आएगा। ये तुम्हारी फ्लुएंसी भी इंप्रूव करेगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल है I bought book is very useful। सेंटेंस कहता है कि मैंने एक किताब खरीदी है। अब मैंने एक किताब खरीदी है और उसके बाद दूसरा कहता है कि वो किताब या वह किताब तो बहुत ही यूजफुल है। अब पहली बार जब जिक्र हुआ तो ऑटोमेटिक सेंस ए या एन का है, दूसरी बार जब जिक्र हुआ तो ऑटोमेटिक सेंस द का है या दिस दैट का है। दिस बुक या दैट बुक आपको बोलना चाहिए, बट फ्लुएंसी की तरफ देखोगे, इंग्लिश की अच्छी फ्लुएंसी चाहोगे तो द बुक बोलोगे, द बुक इज वेरी यूजफुल। ऐसे यहाँ पर चीज कवर हो जाती है। अब इसी नॉन और अननोन चीज वाले टाइम से हम समझते हैं, जैसे ये वाली चीज देखो, तुम्हें यहाँ पर ए देख करके ये फीलिंग आ गई कि इज देयर स्कूल नियर बाय, क्या आसपास कोई स्कूल है। तुम्हें ऐसी चीज की फीलिंग आएगी जैसे तुम किसी अनजान चीज के बारे में पूछ रहे हो, अननोन थिंग हो गया, ठीक है। और हाँ ये स्कूल तो यहाँ से इतनी दूरी पर है, अगर तुम ऐसे कहोगे तो तुम्हें ऐसी फीलिंग आएगी जैसे जानी पहचानी चीज है। अब एक बात बताता हूँ, हम अनजान चीजों के लिए ए एन का यूज करते हैं, ये हम अच्छे से जान गए। अब तुम्हें एक बात और क्लियर करता हूँ कि अनजान चीज का सिनोनिम ही, अगर मैं इस आर्टिकल को ए एन का जो नाम लिख दूं वो लिख दूं अननोन आर्टिकल, और द वाला जो आर्टिकल है इसका नाम लिख दूं मैं नोन आर्टिकल, तो तुम्हारी हिंदी कुछ ऐसी आएगी, जाना पहचाना आर्टिकल और अनजाना आर्टिकल, जो तुम कहोगे कि यार खुद ही सही नहीं लग रहा। तो अगर मैं इसकी जगह पर इसका एक सिनोनिम चुन लूं, अननोन का सिनोनिम होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब जो तुम्हारे लिए निश्चित ना हो, जिसका तुम्हें पता ना हो, है ना। और नोन का भी ऐसे एक सिनोनिम चुन लो जिसको हम कहते हैं क्या, डेफिनिट, जानी पहचानी, और उसी को हम कह सकते हैं डेफिनिट, यानी कि निश्चित, जिसका तुम्हें पता है, जो चीज तय है। अगर मैं डेफिनिट या इनडेफिनिट नाम रख दूं तो फिर डेफिनिट सी बात है, ये तो आर्टिकल के नाम अच्छे लग रहे हैं। यही एकमात्र कारण है
कि हम अनजान चीज़ों के लिए, अननोन चीज़ों के लिए इस आर्टिकल का यूज़ करते हैं एन का, इसीलिए हमने इसे इंडेफिनिट कहा। क्यों? क्योंकि अनजान का, अननोन का सिनोनिम है इंडेफिनिट वर्ड। ऐसे ही जानी पहचानी चीज़ों के लिए हम द का यूज़ करते हैं, स्पेशल चीज़ों के लिए द का यूज़ करते हैं हम, है ना। तो द का यूज़ करते हैं तो नॉन चीज़ों का ही सिनोनिम, नॉन वर्ड का ही सिनोनिम डेफिनिट होता है, इसलिए हमने इसका नाम डेफिनिट वर्ड रखा है। सोचो अगर जब लैंग्वेज बन रही होगी, देखो हमें लैंग्वेज को कॉपी तो करना है और उसे बोलना है और दूसरों को अपनी बात समझानी है। सोचो जब लैंग्वेज बन रही है और उस टाइम अनजान चीज़ों के लिए तो द का यूज़ हो रहा होता और जानी पहचानी चीज़ों के लिए ए का यूज़ हो रहा होता, एन का यूज़ हो रहा होता, तो हम इनका नाम पलट देते। तो जैसा यूज़ है हमने उसके अकॉर्डिंग नाम रखा है। डेफिनेट से समझ जाना, जब भी तुम्हारे सामने डेफिनेट आर्टिकल आता है तो समझ जाना कि जानी पहचानी और स्पेशल चीज़ों के लिए यूज़ होगा। जिन चीज़ों का जिक्र पहले से हो चुका हो, बहुत बार हम जानते हैं, अच्छे से पहचान गए हैं, उन चीज़ों के लिए जिक्र होगा। ए एन का यूज़ चूंकि इनडेफिनिट है, अननोन चीज़ों के लिए है, तो इसका मतलब जो अनजानी चीज़ें होंगी उनके लिए यूज़ होगा। ठीक, इन एग्जाम्पल्स से, जो तुम्हें एग्जाम्पल दिए हैं, इन एग्जाम्पल से तुम अच्छे से इनका यूज़ समझ जाओगे। इन एग्जाम्पल्स को आराम से उतारना और इसी के साथ ये रूल भी हमारा फिनिश होता है। अब बढ़ेंगे हम अपने रूल नंबर 4 की तरफ। लेकिन अगर किसी ने रूल नंबर 3 अच्छे से समझा है तो समझ लो उसको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी आर्टिकल की, और वो पेपर में कभी ए एन और द का यूज़ करते हुए गलती नहीं करेगा। ठीक है, तो रूल नंबर 3 इसी के साथ फिनिश होता है। अब बढ़ेंगे रूल नंबर 4 की तरफ।